हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन फर्स्ट चैप्टर हम लोग फिजिक्स का चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें लेक्चर आपका 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के किरण, प्रकाश के माध्यम, इन सारे चीजों को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्कस किए हैं। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का क्लास होगा लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण से क्या होते हैं, दर्पण से रिलेटेड कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, ठीक है। और ये हमारा न्यू बैच 2026-27 के लिए चल रहा है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, ठीक है, कहे तो आपको हम फिजिक्स ऑलरेडी हम चला ही रहे हैं। फिजिक्स के बाद आपका बायोलॉजी चलेगा और बायोलॉजी के बाद हम इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत रहने वाला है, जो ऑलरेडी हम फिजिक्स को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको चला रहे हैं। कौन सा चैप्टर है जी? तो प्रकाश चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और प्रकाश चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसके बाद जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसके बाद गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख। उसके बाद जो हमारा गोलीय दर्पण होगा, जैसे आपको अवतल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो इन दोनों से संबंधित प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही फिजिक्स में जो भी बेटर से बेटर हो सकता है हम बताने का काम करेंगे। तो चलिए आज से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो सभी लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित क्या परिभाषाएं होती हैं, उनको समझते हैं, और गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं होंगी उसको हम लोग डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। यदि हम बात करें कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या हो सकती है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने का काम करेंगे दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा बनेगा दर्पण का ध्रुव। यदि हम दर्पण के ध्रुवों की बात करेंगे, ठीक है, ध्रुवों का मतलब होता है पोल, और कोई भी हमारा दर्पण हो अर्थात गोलीय दर्पण हो, और उस गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग दर्पण का ध्रुव कहेंगे। कोई भी गोलीय दर्पण लेंगे और उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और उस दर्पण के ध्रुव को हम P से दिखलाने का काम करते हैं, अर्थात P से दिखाया जाता है। तो इस परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी परिभाषाएं होती है जो आगे आपको क्या करेंगे, काम करेंगे प्रतिबिंब बनाने में। इसको लिख लेते हैं कि गोलीय
दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। यदि हम आगे बात करेंगे कि जो दर्पण का ध्रुव होगा इसे कैपिटल P से दिखाया जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि दर्पण का ध्रुव किससे दिखाया जाएगा, तो P से दिखाया जाएगा। जैसे सपोज दैट यदि हम कोई दर्पण लेते हैं, ठीक है, कोई भी यदि हम कोई दर्पण लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इस चीज को हम लोग देखेंगे कि ये हमारा एक दर्पण आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इस दर्पण में आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। यदि हम इसमें बात करें कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसके परावर्तक सतह के ये जो मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है, इस मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इस मध्य बिंदु को ही दर्पण का क्या कहेंगे जी, ध्रुव कहेंगे। तो आप सभी लोग इस बात से सहमत रहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहेंगे जी, ध्रुव कहते हैं। आगे हम परिभाषा चलते हैं, सेकेंड परिभाषा को लेते हैं और सेकेंड परिभाषा क्या होगी उसको हम लोग समझ लेते हैं। सेकेंड परिभाषा होगा हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र, अर्थात हम वक्रता केंद्र लिखेंगे। वक्रता केंद्र, कर्वेचर ऑफ सेंटर कहा जाता है इसको, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ सेंटर की यदि हम बात करते हैं बाबू, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है कि किसी कांच खोखले गोले का, ठीक है, गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को ही हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी है और ये इतना आपका हार्ड भी नहीं है, मतलब कठिन भी नहीं है, बहुत इजी है। हम इस बात को समझ लेते हैं। अब आपको हम दर्पण में इस चीज को दिखा देते हैं कि जो दर्पण होता है उसका सेंटर कहाँ होता है।
तो कोई भी दर्पण लेते हैं, ठीक है, और इसके सेंटर को देख लेते हैं। जैसे हम इस बार इसको लेकर दिखाते हैं आपको। ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, और इस फिगर में आप देखेंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, और ये हमारा अवतल दर्पण है। दोनों में यदि हम बात करेंगे कि ये तो दर्पण का ध्रुव हम अभी बता चुके हैं, ये भी दर्पण का ध्रुव है, हम ये भी बता चुके हैं। लेकिन ये जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, सी से जो रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे यहाँ पे देखो सेंटर दिखाई दे रहा है, आप इसको देखेंगे कि ये गोले दर्पण का एक भाग होता है, और इसके केंद्र को ही हम क्या कहेंगे जी, वक्रता केंद्र कहेंगे। यहाँ इससे देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, अर्थात ये किसी गोले का भाग होता है और इसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम सी से दिखाए हैं और सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह हम दर्पण का वक्रता केंद्र समझ लिए हैं। अब हम तीसरी बात पढ़ेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे में यदि हम कहें, तीसरी जो हमारी हेडिंग होगी, तो ये काम कभी कभी नहीं कर रहा है। तीसरी जो हेडिंग होगी जिसे कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मतलब होगा सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर ऑफ रेडियस बोल सकते हो। अब वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। एक तो डिफिनीशन आपको ये बनेगी। दूसरा डिफिनीशन आप ये कह सकते हैं कि किसी कांच खोखले गोले का कटा हुआ एक ऐसा भाग, उसके त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं वक्रता त्रिज्या के लिए स्पष्ट की जा सकती है, और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कैपिटल आर से हम वक्रता त्रिज्या को दिखलाने का काम करते हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं वक्रता त्रिज्या की है। हम दोनों को लिख लेते हैं कि वक्रता केंद्र से, ठीक है, लिखेंगे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव मध्य बिंदु को, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, इसको सिस्टमेटिक से लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव तक की, ऐसे लिखो, दर्पण के ध्रुव तक, एक तो पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप इस डिफिनीशन को भी याद कर सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन ये होगा आपका कि किसी गोल, ऐसे लिखे, किसी कांच खोखले गोले का, किसी कांच खोखले गोले का, ठीक है, किसी कांच खोखले गोले का कटा हुआ एक ऐसा भाग, ठीक है, किसी कांच खोखले गोले का कटा हुआ एक ऐसा भाग, उसके त्रिज्या को, उसके उसके त्रिज्या को, उसके त्रिज्या को दर्पण की
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो दोनों आपका डिफिनीशन क्या है, एप्लीकेबल है, दोनों को आप याद रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा। ठीक है, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करेंगे जी, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपको हम इसमें ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं, यहां से दर्पण से दर्पण के ध्रुव से और इस दर्पण के सेंटर के बीच की दूरी है वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। चाहे इसमें कह लीजिए, चाहे यहाँ भी इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दर्पण की वक्रता, जबकि इसमें नहीं दिखाई देगा, इसको तो नहीं देना है। यहाँ पे हम यदि कहेंगे, ये वाली जो दिखाई देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल आर कहेंगे। यही हमारा क्या होगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। ये आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। किसी कांच खोखले गोले का कटा हुआ एक ऐसा भाग, उसके त्रिज्या को ही हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे यदि हम बात करेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या हो गई, अगला हमारा हेडिंग होगा, हमारा मुख्य अक्ष। और यदि हम मुख्य अक्ष की बात करते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, 4th नंबर मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, इस बात को समझ लेते हैं। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा यदि आपको बताना होगा, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी गोलीय दर्पण लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा एक गोलीय दर्पण होगा, और इस गोलीय दर्पण को यदि हम कलई कर देंगे, और इस दर्पण पे ये जो लाइन है ध्रुव है, और यदि ये कुछ सेंटर है सी है, तो इसको जो मिलाने वाली ये रेखा है, इस रेखा को ही हम लोग क्या कहेंगे जी, मुख्य अक्ष कहेंगे। इस रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कह देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा ही क्या कहलाएगी जी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। लिख लेते हैं, गोलीय दर्पण के ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, ठीक है, इसको याद रख लेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो कभी भी यदि आपसे पूछे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा दर्पण का क्या कहलाएगी जी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, और मुख्य अक्ष का मतलब है, मैं इसमें एक आपको दर्पण बनाकर दिखा दे रहा हूं। यदि हम ये कहें
ये हमारा एक दर्पण है, जिस दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इस उत्तल दर्पण में आप देखिए, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे जी, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह दर्पण को सी से, दर्पण को पी से और ये सी से जो रेखा मिला रही है, इसी को दर्पण का क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो दर्पण का ध्रुव होता है, सॉरी, दर्पण का एक तो आज पता नहीं क्यों हैंग कर रही है, दर्पण का मुख्य अक्ष पीसी है। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, पीसी है। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ रहे होंगे, यहाँ तक आपको सारी की सारी चीजें बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग पांचवें टॉपिक पर जानते हैं, और पांचवें टॉपिक क्या है, इस बात को समझते हैं। पांचवें टॉपिक हमारा मुख्य फोकस होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए। हमारा पांचवा टॉपिक होगा मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस की यदि बात करेंगे, और जो मुख्य फोकस होगा, इस बात को समझते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, कोई भी गोलीय दर्पण होगा और उसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली या आने वाली, ठीक है, जाने वाली या आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई हम एक दर्पण लेते हैं, ये हमारा एक दर्पण है, बहुत बड़ा बन गया है। हम एक छोटा सा ये दर्पण लेते हैं जिसके बाहरी भाग को कलई करेंगे, और ये हमारी एक लाइन है जिसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। ये हमारी ध्रुव होती है, पी होता है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण जा रही है और दर्पण के जिस बिंदु से होकर जा रही है, जैसे इधर से भी कोई गई, दर्पण के जिस बिंदु से होकर जा रही है, यहाँ से भी कोई किरण आई, दर्पण के जिस बिंदु से होकर जा रही है, यहाँ से कोई किरण आई, दर्पण के जिस बिंदु से होकर जा रही है, आप देख रहे हैं कि जो किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस पॉइंट को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहेंगे जी, मुख्य फोकस कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं और समझ लेते हैं। इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेंगे कि गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, ठीक है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली, ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, जिस बिंदु से
होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, बस एक बार फिगर आप समझ लेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब यदि हम आगे बात करें दर्पण के मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दर्पण के मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से क्या करते हैं जी, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको फिगर दिखा रहे हैं और उस फिगर में आप देखेंगे कि ये जो आपका एक फिगर दिखाई दे रहा है, आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक मुख्य अक्ष है और इसमें ये सारी की सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और परावर्तन के बाद, ठीक है, एक सेंटर पे आकर मुख्य अक्ष पे क्या हो रही है, मिल रही हो। तो ऐसी प्रकाश ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे जी, मुख्य फोकस कहते हैं और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। आगे हमारा छठवां पॉइंट होगा और उस छठवें पॉइंट का नाम होगा फोकस दूरी और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी 6 पॉइंट होगा, फोकस दूरी। और फोकस दूरी यदि हम बात करेंगे तो इसकी डिफिनीशन इजी हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी ही दर्पण का फोकस की दूरी कहलाती है। सॉरी। तो फोकस दूरी का मतलब ये होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी, जैसे हम कोई भी एक गोलीय दर्पण लेते हैं और इस गोलीय दर्पण को यदि हम कलई कर देते हैं और कलई करने के बाद ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे जी, फोकस दूरी कहेंगे, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं। इसी को डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस मुख्य फोकस के बीच की दूरी बीच की दूरी बीच की दूरी ठीक है, बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाएगी जी, फोकस दूरी कहलाती है। इसे इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कोई भी हम दर्पण लेते हैं और उसमें हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कोई भी हम ले लेंगे, थोड़ा अच्छा दिखाई देना हो, जैसे इसको हम लोग ले,
इसमें आप देखेंगे कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, यहां से यहां, रेड कलर लेते हैं, यहां से यहां जो दिखाई दे रही है यही हमारी फोकस दूरी है, ठीक है। या इसमें जो यहां से यहां तक दिखाई दे रही है यही हमारी क्या है, फोकस दूरी है। तो आप देख सकते हैं दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी बन रही है वही क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। अब इसमें कुछ रिलेशंस को देख लेते हैं, इसके रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इधर हम लोग ले लेते हैं इसको छोटा करके, ठीक है। ये हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। आगे आते हैं, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंटेड कर लेते हैं। पॉइंट में आपको याद रखना होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, यदि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसके ध्रुव फोकस दूरी, उसके उसके ध्रुव, ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य होता है। क्या होता है जी, ठीक मध्य होता है। तो हम यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है जी, आधी होती है। इसका मतलब F बराबर R/2, ये आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि R बराबर 2F। एक काम करते हैं, यहां से स्मॉल हो F होगा, इस चीज को भी ध्यान देंगे, ठीक है। या तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होगी या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख को समझेंगे, लेकिन इसको हम जो गोलीय दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का काम करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है और हम आगे पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वीडियो सही से आपको देख नहीं पाएगा और कहीं से भी कट सकता है, लाइट की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। और इसमें जो भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है, वो सारे के सारे चीज क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं एक बात और सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो कोचिंग है स्टडी एग्जाम सेंटर, ये लोकेशन की बात करेंगे, ये चौकारी चिलिकहर में जो पड़ता है, ठीक है। और एकदम स्थान की बात करेंगे, चौकारी चिलिकहर, हम ये कहते हैं नियर। यदि बात करेंगे, निकट की बात करेंगे, तो गांधी इंटर कॉलेज, गांधी इंटर कॉलेज के पास है। आसपास के जो भी विद्यार्थी या छात्र छात्राएं देख रहे होंगे और ऑफलाइन में आने का उनका मन होगा, तो हमारे कोचिंग पे आकर देख सकते हैं। क्लास 9th टू 12th तक के बच्चों को ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है।
वो लोग इसमें आकर देख सकते हैं। सारे टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके पास बहुत ही ज्ञान है और आपको देने के लिए वो पर्याप्त हैं। तो आप एक बार जरूर हमारे कोचिंग पे स्टडी एग्जाम सेंटर आइए और एक बार पढ़कर देखिए, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं आपको एकदम समझ में आएगा, मेरा विश्वास है। केवल एक बार आप आने का काम करेंगे और आसपास के जो भी बच्चे होंगे आप ये वीडियो वहां तक भी शेयर कर देंगे, ताकि वो एक बार ये देखेंगे, फिर हमारे कोचिंग पे आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमारा कोचिंग संस्था में डेमो क्लास चल रहा है और डेमो क्लास में आप आकर देख सकते हैं जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वो कैसे हो रहा है। सारी सुविधाएं 3D डायग्राम के माध्यम से सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।